अस्सलाम स्टूडेंट, दिस इज़ एम खटक। वेलकम टू माय चैनल फॉर द लव ऑफ फिज़िक्स। आज हमारे पास है पीपीसी लेक्चरशिप 2015 का पास्ट पेपर है हमारे पास। आज हम ये सॉल्व करेंगे 2015 का पेपर। इसके अलावा अगर आपको 2020 या 2017 का पेपर देखना हो तो उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। तो पेपर सॉल्व करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कीजिएगा ताकि आपको हर आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आता रहे। तो स्टार्ट करते हैं। आज का हमारे पास पहला एमसीक्यूज देखते हैं। पहला एमसीक्यूज हमारे पास है कि वेक्टर इज अ टेंसर ऑफ रैंक 1, 2, 0 एंड 3। जनरली जो हमारे पास टेंसर है वो हमारे पास स्केलर और जो वेक्टर है उसका एक्सटेंशन है मैनिफोल्ड ज्योमेट्रिकल सिस्टम में। और हम इसको यूज़ क्यों करते हैं कि हमारे पास ये जो है कोऑर्डिनेट सिस्टम पे इंडिपेंडेंट है, ये कोऑर्डिनेट्स पे डिपेंड नहीं करता। सो जो जनरली हमारे पास टेंसर ऑफ रैंक को हम डिफाइन करते हैं कि नंबर ऑफ डायरेक्शन रिक्वायर्ड टू डिस्क्राइब टेंसर, कि जितने हमारे पास डायरेक्शन होंगी किसी भी टेंसर को वो उसका हमारे पास रैंक होगा। जैसे हमारे पास स्केलर है, स्केलर क्वांटिटी को हम डिस्क्राइब करने के लिए मैग्नीट्यूड यूज़ करते हैं, तो उसका हमारे पास जो टेंसर रैंक है वो हमारे पास 0 है। अब वेक्टर जो है हमारे पास, इसका हमारे पास क्या होता है, वन डायरेक्शन हमारे पास रिक्वायर्ड होती है, तो इसको हम कह सकते हैं कि जो वेक्टर है वो हमारे पास टेंसर ऑफ रैंक 1 है। इसके अलावा जिस तरह मैट्रिक टेंसर वगैरह हो गए, रिलेटिविटी वगैरह में हम यूज़ करते हैं, तो वो हमारे पास सेकंड रैंक टेंसर्स होते हैं। तो जनरली हम इसको डिफाइन करते हैं कि नंबर ऑफ डायरेक्शन, यानी जितनी डायरेक्शन एक टेंसर को रिक्वायर्ड होती है उसको हम रैंक ऑफ टेंसर कहते हैं। सो वेक्टर जो है हमारे पास रैंक 1 का टेंसर है, तो ऑप्शन ए हमारे पास इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट है हमारे पास if a operator and b operator equals to 0 then the two operator a and b are said to be commute। कि हमारे पास अगर a और b दो ऑपरेटर है तो उसका रिजल्ट तब हमारे पास 0 आता है जब हमारे पास क्या करते हैं, एक कम्यूट करते हैं। कम्यूट करने का क्या मतलब है, फिजिकल मीनिंग क्या है कि जब भी हमारे पास दो ऑपरेटर कम्यूट करते हैं, इसका मतलब ये है कि इसके जो रिलेटेड ऑब्जर्वेबल है उनको हम एग्जैक्टली फाइंड कर सकते हैं। फिर यहीं से हमारे पास जो हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी आता है वो भी हमारे पास इसी तरह है कि जब हमारे पास दो ऑपरेटर जैसे कि x और p है, अगर हम उसको एक साइमल्टेनियसली यानी एक ही साथ हम फाइंड ना कर सके तो वो हमारे पास उसमें फिर अनसर्टेनिटी पैदा होती है। जैसे यहाँ हमारे पास x और p ऑपरेटर है, यानी पोजीशन और वेक्टर के जो मोमेंटम के जो हमारे पास ऑपरेटर है उसका जो रिजल्ट है वो हमारे पास आयोटा h कट के आ रहा है। तो जब भी हमारे पास दो ऑपरेटर कम्यूट कर रहे हैं तो उनका रिजल्ट हमारे पास 0 होगा, और इसका मतलब क्या होगा कि हम उनको एग्जैक्टली उसके ऑब्जर्वेबल को फाइंड कर सकते हैं। और जब हमारे पास 0 की इक्वल नहीं होगा जिस तरह इस केस में है, तो इसका मतलब ये है कि वो हमारे पास कम्यूट नहीं कर रहे हैं और उनको हम एग्जैक्ट फाइंड, उसके ऑब्जर्वेबल हम एग्जैक्ट फाइंड नहीं कर सकते हैं। तो इसमें हमारे पास जो ए और बी सेट टू बी कम्यूट, जो कि हमारे पास ऑप्शन सी बनता है, तो इसमें हमारे पास ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट है हमारे पास पार्शियल रो और पार्शियल टी प्लस डेल डॉट जे इक्वल्स टू 0 एज कॉल्ड इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। कि हमारे पास क्या है, ये हमारे पास इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी को इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में हमने इसको पढ़ा है कि हमारे पास इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी को रिप्रेजेंट करता है। जो जे हमारे पास एक करंट डेंसिटी है यानी इलेक्ट्रिक करंट डेंसिटी है, और जो रो है हमारे पास चार्ज डेंसिटी है, यानी करंट जब चेंज होता है तो हमारे पास चार्जेस विद रिस्पेक्ट टू टाइम कैसे बिहेव करते हैं। तो ये हमारे पास जो इक्वेशन है वो हमारे पास इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी को हमारे पास रिप्रेजेंट करता है, जो कि हमारे पास जो ऑप्शन बी है ये हमारे पास इसमें करेक्ट बनता है। फिर तो ऑप्शन बी हमारे पास इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी करेक्ट है इसमें। नेक्स्ट है हमारे पास फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इज अ स्पेशल फॉर्म ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, जो हमारे पास जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है वो स्पेशल फॉर्म है हमारे पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, डेल क्यू इक्वल्स टू डेल यू प्लस डब्ल्यू, जो कि हमारे पास कोरिस्पॉन्ड करता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को, जो कि हमारे पास ऑप्शन ए है। नेक्स्ट है हमारे पास इन स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स द रेंज ऑफ 5 वेरिएबल्स इज फ्रॉम। तो जो 5 का हमारे पास वेरिएबल है उसका रेंज हमारे पास क्या है। अब जनरल हमारे पास स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स में हमारे पास r, थीटा और फाई होते हैं, और जो है हमारे पास 0 से
इन्फिनिटी तक है, थीटा हमारे पास 0 से 2 पाई तक है, और जो फाई है जो कि हमारे पास जी एक्सिस के साथ एंगल बनता है, उसको हम क्या उसका हमारे पास जो रेंज है वो हमारे पास 0 से पाई है। तो उसमें जो हमारे पास ऑप्शन सी है ये हमारे पास करेक्ट बनता है कि जो हमारे पास फाई का रेंज है वो हमारे पास 0 से पाई है पोलर स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स में। नेक्स्ट हमारे पास 6 है मोमेंट ऑफ इनर्शिया एज अ टेंसर ऑफ रैंक। अब पहले हम जान चुके हैं कि जो हमारे पास स्केलर होते हैं वो उसका हमारे पास जो रैंक होता है टेंसर ऑफ रैंक 0 होते हैं, तो हमारे पास जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो भी हमारे पास स्केलर है, तो इसका भी जो रैंक होगा वो हमारे पास 0 होगा, जो कि ऑप्शन हमारे पास सी है। नेक्स्ट हमारे पास है 7, द रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल विल बी सेम व्हेन द एंगल्स ऑफ प्रोजेक्शन आर। तो हमारे पास जनरल रूल क्या है कि जब दो हमारे पास एंगल्स का सम 90 हो, दो एंगल्स का सम 90 हो, तो उनके हमारे पास जो रेंज होगा उनका हमारे पास सेम होगा, उनके प्रोजेक्टाइल का रेंज सेम होगा। या हम इस तरह भी कर सकते हैं कि जो एंगल हमारे पास 45 से जितना ज्यादा हो, दूसरा एंगल उतना ही हमारे पास 45 से कम हो, तो अब भी हमारे पास जो रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल होगा उन एंगल्स के लिए वो हमारे पास क्या होगा, सेम होगा। तो इसमें हमारे पास 60 और 30 जो है इनका सम भी अगर हम देखें तो तब भी 90 बनता है, और अगर इस लिहाज से भी देखें तो हमारे पास प्लस 45 से 15 जो ज्यादा है वो 60 है, और माइनस जो है यानी 45 से 15 डिग्री कम जो है हमारे पास 30 है। तो इसमें हमारे पास जो ऑप्शन बी है ये करेक्ट बनता है कि 60 और 30 के जो एंगल है इनका जो रेंज होगा वो हमारे पास फिर क्या होगा, सेम आएगा। तो ऑप्शन बी हमारे पास इसमें करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट हमारे पास 8, the work done by compound pendulum and one complete oscillation is। अब वन कंप्लीट ऑसिलेशन में हमारे पास क्या होगा कि वर्क डन हमारे पास कंपाउंड पेंडुलम से 0 होगा। ऑप्शन ए हमारे पास इसमें करेक्ट है। कैसे 0 होगा, क्योंकि वर्क डन में हमारे पास जो डिस्प्लेसमेंट है उस पे है, और जब हमारे पास पेंडुलम एक कंप्लीट वर्क डन करेगा यानी जहां से स्टार्ट होगा वहां वापस आएगा, तो जो नेट डिस्प्लेसमेंट होगा वो हमारे पास 0 हो जाएगा, जिसकी वजह से हमारे पास जो वर्क डन होगा वो हमारे पास 0 हो जाएगा। सो जो ऑप्शन ए हमारे पास है ये हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है इसमें। नेक्स्ट हमारे पास है 9, a man inside an artificial satellite feels weightlessness because the force of attraction due to the earth is। अब जो हमारे पास जो मैन इनसाइड आर्टिफिशियल सैटेलाइट होगा वो वेटलेसनेस फील करेगा, तो ये हमारे पास जो फोर्स है अट्रैक्शन ड्यू टू अर्थ वो हमारे पास फिर किस चीज की इक्वल हो जाएगा, इक्वल्स टू सेंटीपीटल फोर्स। इस केस में हमारे पास जो ऑप्शन बी है ये हमारे पास करेक्ट है कि वो सेंटीपीटल फोर्स की इक्वल आ जाएगा। कैसे कि हमारे पास जो एफ जी है यानी हमारे पास फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी यानी ग्रेविटेशन फोर्स जो है वो इक्वल हो जाएगी सेंटीपीटल फोर्स के, यानी जो हमारे पास एक्सेलरेशन सेंटीपीटल एक्सेलरेशन है वो हमारे पास ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के इक्वल आ जाएगा। सो इसमें जो हमारे पास ऑप्शन बी है इक्वल टू सेंटीपीटल फोर्स, ये हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट हमारे पास 10, द कंपोनेंट ऑफ वेक्टर p along y axis is p mod divided by 2, the angle made by the vector with the horizontal is। अब देखो हमारे पास y एक्सिस है तो हम सिंपल फार्मूला यूज करेंगे कि पी वाई इक्वल टू पी साइन ऑफ थीटा, और पी वाई की जो वैल्यू है हमारे पास y एक्सिस के अलॉन्ग वो हमें गिवन है कि वो हमारे पास p मैग्नीट्यूड डिवाइड बाय 2 है, तो हम ये p और p मॉड कैंसिल हो जाएगा। जब थीटा हम निकालना है तो साइन इनवर्स 1/2 जो हमारे पास 45 डिग्री आ जाएगा। सो जो ऑप्शन हमारे पास सी है ये हमारे पास इसमें करेक्ट ऑप्शन बनता है। नेक्स्ट हमारे पास 11 है, ई और जी स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रो रेटिनोग्राफी। तो हमारे पास जो रेटिना है, आंख का रेटिना जो हमारे पास रेडिएशन आती है उसको हम जब ग्राफिक फॉर्म में देखते हैं तो उसको हम इलेक्ट्रोरेटिनिक ग्राफी की मदद से देखते हैं, जिसकी मदद से हम फिर क्या करते हैं जो आंख की डिफरेंट टाइप की डिजीज होती हैं उनको डिटेक्ट करते हैं। सो जो ई आर जी हमारे पास इलेक्ट्रोरेटिनोग्राफी बनता है इससे, तो ऑप्शन हमारे पास सी करेक्ट है इसमें। नेक्स्ट हमारे पास 12 है, इट इज पॉसिबल टू डिस्टिंग्विश बिटवीन ट्रांसफर एंड लैग्नीट्यूडल वेव्स बाय स्टडीइंग द प्रॉपर्टी ऑफ पोलराइजेशन। सो इसमें हमारे पास जो पोलराइजेशन का फिनोमेना है जो कि ऑप्शन ए है, तो पोलराइजेशन की फिनोमेना से हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं ट्रांसफर और लैग्नीट्यूडल वेव्स की प्रॉपर्टीज को, तो ऑप्शन ए हमारे पास इसमें करेक्ट ऑप्शन है।
नेक्स्ट हमारे पास है 13, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट अ ट्रेवलिंग वेव। तो उसमें जो हमारे पास ए और सी ऑप्शन है हमारे पास जनरल ऑसिलेटर की वेव्स को रिप्रेजेंट करती है, और जो हमारे पास बी और डी है ये हमारे पास ट्रेवलिंग वेव को रिप्रेजेंट कर रही है। तो हमारे पास ए कास ओमेगा टी माइनस के एक्स और ए साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स है, तो ये हमारे पास पॉजिटिव को, बी ऑप्शन पॉजिटिव हमारे पास ट्रेवलिंग वेव पॉजिटिव साइड को, और एक हमारे पास नेगेटिव साइन को रिप्रेजेंट। तो ये हम दोनों कह सकते हैं कि हमारे पास दोनों करेक्ट ही है। तो ऑप्शन हमारे पास बी और सी ये क्लोजली अगर हम देखें तो हमारे पास फिर पॉजिटिव अगर हम ले तो हमारे पास बी ऑप्शन इसमें करेक्ट ऑप्शन है। फिर नेक्स्ट हमारे पास 14, विच ऑफ द फॉलोइंग वेव कैन नॉट बी पोलराइज्ड। तो कौन सी वेव्स को हम पोलराइज नहीं कर सकते, तो वो हमारे पास साउंड वेव्स हैं, जो कि ऑप्शन हमारे पास बी है। साउंड वेव्स हमारे पास लॉन्गिट्यूडिनल नेचर है और इनको हम पोलराइज नहीं कर सकते, तो ऑप्शन जो हमारे पास बी है वो हमारे पास इसमें करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट हमारे पास 15 है, अल्टरनेटिंग करंट इज कन्वर्टेड टू डायरेक्ट करंट बाय। सो एसी को हम डीसी में कन्वर्ट करते हैं, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, रेक्टिफायर यूज करते हैं, एज ए रेक्टिफिकेशन का फिनोमेना होता है, और एसी को डीसी यानी सिंपल डायोड को हम एज ए रेक्टिफायर यूज करते हैं, तो हमारे पास एसी जो है वो डीसी में कन्वर्ट हो जाता है। सो इसमें हमारे पास जो ऑप्शन डी है रेक्टिफायर ये करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट 16 है हमारे पास, एट रेजोनेंस द वैल्यू ऑफ पावर फैक्टर इन एलसीआर सीरीज सर्किट इज। तो हमारे पास जो जन्म फार्मूला है हमारे पास P इक्वल टू वी एफ कास ऑफ थीटा, और हमारे पास अगर कास थीटा हमारे पास 0 है तो हमारे पास 0 हो जाए तो हमारे पास इक्वल टू 1, यानी हमारे पास जो एलसी आरसी सीरीज सर्किट है उसके लिए हमारे पास जो रेजिस्टेंस है वो रह जाती है, वो जनरल एम्पिडेंस रेजिस्टेंस रह जाती है, और उसके लिए हमारे पास जो जी है उसके लिए हमारे पास जो वोल्टेज और करंट है वो हमारे पास क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं। तो एंगल हमारे पास 0 हो जाता है और cos 0 हमारे पास 1 की इक्वल आ जाता है। तो इसमें हमारे पास जो ऑप्शन डी है ये हमारे पास इसमें करेक्ट ऑप्शन बन जाता है 1। नेक्स्ट है हमारे पास 17, टू पैरेलल वायर्स कैरिंग करंट इन द अपोजिट डायरेक्शन रिपेल ईच अदर। तो उसमें हमारे पास ऑप्शन जो ए है ये हमारे पास करेक्ट बनता है कि जब दो हमारे पास करंट कैरिंग पैरेलल वायर्स हो और उनमें करंट जो है अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो कर रहा हो, तो उनके जो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड है वो इसकी वजह से एक दूसरे मैग्नेटिक फोर्स है उसकी वजह से एक दूसरे को रिपेल करेगी, और अगर ये हमारे पास पैरेलल वायर्स और करंट की डायरेक्शन जो है क्या हो, सेम डायरेक्शन हो ऑपोजिट के, तो फिर हमारे पास अट्रैक्ट करेगी एक दूसरे को। अब अपोजिट डायरेक्शन है तो ये हमारे पास मैग्नेटिक फोर्स की वजह से एक दूसरे को रिपेल करेगी, जो कि हमारे पास ऑप्शन ए करेक्ट है इसमें। नेक्स्ट हमारे पास 18 है, if the distance between two charges is doubled the coulomb force will be। तो अगर हम डिस्टेंस डबल कर दे दो चार्जेस तो फोर्स एफ पे हमारे पास क्या असर पड़ेगा, तो ये हमारे पास फार्मूला है के Q1 Q2 और आर स्क्वायर। हमने जो चार्ज है जो डिस्टेंस है हमारे पास यानी उसको डबल कर लिया 2r कर लिया, अब ये हमारे पास स्क्वायर है तो 4 हो जाएगा, ये हमारे पास वही टर्म है f की इक्वल, तो ये 1/4 यानी कि जो हमारे पास 1/4 ऑफ जो फोर्स है इनिशियल फोर्स है उसके इक्वल आ जाएगा। तो ऑप्शन हमारे पास जो है ये हमारे पास ए करेक्ट है, 1/4 ऑफ द इनिशियल फोर्स, तो 1/4 f आ जाएगा, तो ए ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है। नेक्स्ट हमारे पास है 19, an electric or magnetic field cannot accelerate। तो न्यूट्रॉन को हमारे पास इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक जो फील्ड है इसको एक्सेलरेट नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि न्यूट्रॉन हमारे पास न्यूट्रल पार्टिकल है, इस पे कोई भी चार्ज नहीं है, जिसकी वजह से इस पे इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड का इस पे कोई भी असर इफेक्ट नहीं होता। नेक्स्ट हमारे पास 20 है, द पेनिट्रेटिंग पावर ऑफ एक्स रे इंक्रीज विद। तो हमारे पास जो पेनिट्रेशन पावर है, पेनिट्रेटिंग पावर है, वो हमारे पास फार्मूला अगर हम देखें E = HF होता है, और ये हमारे पास एनर्जी पे डिपेंड करता है, यानी अगर हमारे पास एनर्जी ज्यादा होगी और हमारे पास E = HF है तो फ्रीक्वेंसी भी ज्यादा होगी, यानी जितनी ज्यादा एनर्जी या फ्रीक्वेंसी होगी उतनी हमारे पास एक्स रेज की जो हमारे पास पेनिट्रेटिंग पावर होगी वो ज्यादा होगी। अब इसमें हमारे पास वेलोसिटी है, वेलोसिटी में डिक्रीज है, इंटेंसिटी में इंक्रीज है,
और इंटेंसिटी में डिक्रीज है। और वेलोसिटी में इंक्रीज, अगर इंक्रीज एट्स वेलोसिटी नहीं हो सकती क्योंकि हमारे पास जो एक्स रे है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज है, रेडिएशन है, और उनकी जो स्पीड है वो हमारे पास स्पीड ऑफ लाइट की इक्वल होती है जो कि कांस्टेंट है। तो हमारे पास जो चीज बनती है इसमें ये है कि हमारे पास इंक्रीज इन एट्स इंटेंसिटी पॉसिबल है, यानी कि अगर हम ज्यादा करें एक्स रेज तो इससे क्वांटिटी ज्यादा होगी, तो उससे हमारे पास ये है कि हमारे पास पेनिट्रेशन पावर ज्यादा होने की चांसेस है। तो हमारे पास इंक्रीज इन इंटेंसिटी, और अगर इंटेंसिटी अगर हमारे पास फ्रीक्वेंसी का ऑप्शन हो तो हमारे पास पहले इससे ज्यादा वो हमारे पास बेहतर है, यानी ज्यादा फ्रीक्वेंसी हमारे पास ज्यादा रिलेट करती है, तो इसमें हमारे पास ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट हमारे पास है 21, सम अमाउंट ऑफ हीट गिवन टू गैस अंडर आइसोथर्मल कंडीशन विल रिजल्ट इन, तो हमारे पास जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स है कि डेल क्यू इक्वल्स टू डेल यू प्लस डब्ल्यू। अब ये हमारे पास क्योंकि आइसोथर्मल कंडीशन है तो आइसोथर्मल में हमारे पास जो डेल यू की है इंटरनल एनर्जी वो हमारे पास जीरो हो जाएगी। तो इससे हमारे पास क्या होगा, जो जितना भी हीट होगा वो हमारे पास चेंज इन हीट है वो हमारे पास वर्क डन में चेंज होगा। सो जो हमारे पास अमाउंट जो अंडर आइसोथर्मल कंडीशन रिजल्ट हमारे पास क्या होगा कि वो हमारे पास जो हीट है वो हमारे पास क्या है वर्क डन में, यानी डूइंग इंटरनल वर्क में चेंज हो जाएगा। तो हमारे पास ऑप्शन जो ए है डूइंग एक्सटर्नल वर्क, ये हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है इसमें। नेक्स्ट है 22 हमारे पास जी कंपोनेंट ऑफ आर क्रॉस पी। अब आर क्रॉस पी हमारे पास पोजीशन और मोमेंटम के वेक्टर्स गिवन है, उनका हमने जी कंपोनेंट फाइंड करना है। तो हमारे पास आई जे के आ जाएगा, आर की जगह एक्स वाई जी आ जाएगा जो कि आर की वैल्यू होती है पोजीशन के लिहाज से, और पी के हमारे पास पी एक्स पी वाई और पी जी आ जाएगा। अब जी कंपोनेंट हमारे पास ये वाला बनता है के वाला, के और ये, तो ये रो और ये कॉलम हम छोड़ देंगे तो हम इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे, एक्स पी वाई माइनस बीच में आ जाएगा वाई पी एक्स, तो एक्स पी वाई माइनस वाई पी एक्स, एक्स पी वाई माइनस वाई पी एक्स, जो कि हमारे पास ऑप्शन सी बनता है। तो इसमें हमारे पास जो ऑप्शन सी है जी कंपोनेंट ये हमारे पास बनता है, जो ऑप्शन सी हमारे पास करेक्ट है इसमें। नेक्स्ट हमारे पास है 23, द हेवीएस्ट क्लास ऑफ एलिमेंट्री पार्टिकल कंसिस्ट ऑफ फोटॉन्स, लेप्टॉन्स, मीजॉन, बेरियंस। तो फोटॉन्स हमारे पास है, फोटॉन जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज है हमारे पास, लेप्टॉन हमारे पास जो है फंडामेंटल है, और मीजॉन जो है हमारे पास कॉम्बिनेशन है क्वार्क्स और एंटी क्वार्क्स का, और जो बेरियंस है हमारे पास ये क्वार्क्स से बने होते हैं। तो जो सबसे हैवी है हमारे पास वो फिर क्या है, बेरियंस, जो हमारे पास ऑप्शन जो डी है ये हमारे पास हैवीएस्ट क्लास ऑफ एलिमेंट्री पार्टिकल है, ऑप्शन डी हमारे पास करेक्ट है। नेक्स्ट हमारे पास 24 है, द क्वांटम नंबर विच इज नॉट इन्वॉल्व्ड इन डिस्क्राइबिंग द ऑर्बिट ऑफ एन एटॉमिक इलेक्ट्रॉन इज। तो वो हमारे पास एस है, यानी स्पिन जो स्पिन नंबर है, यानी स्पिन जो हमारे पास है अप्स या डाउन को हमारे पास रिप्रेजेंट करता है। इसके अलावा हमारे पास जो एन एम एल है ये हमारे पास पोजीशन को विद इन द इलेक्ट्रॉन एग्जैक्ट पोजीशन को हमारे पास फाइंड करता है। तो जो एस है स्पिन एटॉमिक नंबर है, स्पिन नंबर है, ये हमारे पास अप या डाउन को रिप्रेजेंट करता है। तो इसके अलावा बाकी हमारे पास है, तो इसमें जो हमारे पास ऑप्शन डी है ये हमारे पास जो है करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट हमारे पास 25, द आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ एन एटम रिलेटिव टू बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द न्यूक्लियस इज। तो हमारे पास किसी भी एटम की जो आयनाइजेशन एनर्जी होती है वो हमारे पास कम होती है एज कंपेयर टू, यानी जो बाइंडिंग एनर्जी ऑफ न्यूक्लियस होती है। जो बाइंडिंग एनर्जी हमारे पास न्यूक्लियस की होती है वो बहुत ज्यादा होती है एज कंपेयर टू आयनाइजेशन एनर्जी। सो आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ एटम हमारे पास रिलेटिव स्मॉलर होती है बाइंडिंग एनर्जी के। ऑप्शन हमारे पास जो सी है ये हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है इसमें। नेक्स्ट हमारे पास 26 है, मैक्रोस्कोपिक कोऑर्डिनेट्स डू नॉट इन्वॉल्व स्पेशल असम्पशन अबाउट स्ट्रक्चर ऑफ मैटर, रेडिएशन एंड फील्ड्स। तो हमारे पास जो मैक्रोस्कोपिक कोऑर्डिनेट्स हैं ये हमारे पास इन्वॉल्व नहीं करते स्ट्रक्चर ऑफ मैटर, कोऑर्डिनेट्स और फील्ड्स वगैरह को। तो इसमें हमारे पास डू नॉट इन्वॉल्व इन ऑल आर ट्रू है, यानी कि इन तीनों में से किसी को भी इन्वॉल्व नहीं करते। इसको हम थर्मोडायनामिक्स में पढ़ते हैं, और इसके जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो हमारे पास टेम्परेचर, वॉल्यूम, प्रेशर और डेंसिटी होते हैं। तो इसमें हमारे पास जो ऑप्शन डी है ये हमारे पास करेक्ट ऑप्शन बनता है। नेक्स्ट हमारे पास 27 है, if two systems A and B are in thermal equilibrium with a system C, then dash is not in equilibrium।
तो जो सिस्टम ये हमारे पास जो स्टेटमेंट है जनरली हमारे पास ये जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का सिस्टम है कि अगर हमारे पास दो सिस्टम थर्मल इक्विलिब्रियम में है तो किसी तीसरे के सिस्टम के साथ, तो ये तीनों सिस्टम हमारे पास थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे। तो यहाँ जो हमारे पास है कि टू सिस्टम ए और बी थर्मल इक्विलिब्रियम में है सी के साथ, तो कौन सा इक्विलिब्रियम में नहीं होगा? तो इसमें सारे इक्विलिब्रियम में होंगे। तो इसमें जो ऑप्शन हमारे पास है नन, डी ऑप्शन इसमें करेक्ट बनता है, क्योंकि जीरोथ लॉ के मुताबिक तीनों जो सिस्टम होंगे वो हमारे पास थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे एक दूसरे के साथ। तो ऑप्शन डी हमारे पास इसमें करेक्ट है। हमारे पास 28, द फॉलोइंग as an intensive coordinates of a thermodynamic system and equilibrium state। तो equilibrium state में हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास दो किस्म के मेन कोऑर्डिनेट्स होते हैं थर्मोडायनेमिक्स। पहला हमारे पास एक्सटेंसिव है, ये हमारे पास प्रेशर और टेम्परेचर है, और जो एक्सटेंसिव हमारे पास कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो इंडिविजुअल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर पे डिपेंड नहीं करते, ये ओवरऑल जो प्रॉपर्टीज होती हैं उनको डिफाइन करते हैं। दूसरी हमारे पास है एक्सटेंसिव। एक्सटेंसिव जो होती है ये हमारे पास एडेटिव इन नेचर होती है, जैसे हमारे पास वॉल्यूम है एंड इटरनल एनर्जी है। सो द फॉलोइंग इज इंटेंसिव कोऑर्डिनेट्स। हमारे पास इंटेंसिव कोऑर्डिनेट्स का हमसे पूछा गया है कि इंटेंसिव कोऑर्डिनेट्स कौन से हैं। तो हमारे पास इंटेंसिव कोऑर्डिनेट में हमारे पास प्रेशर और टेम्परेचर है। तो ऑप्शन हमारे पास जो बी है ये हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है कि हमारे पास जो इंटेंसिव कोऑर्डिनेट्स है हमारे पास थर्मोडायनेमिक सिस्टम के इक्विलिब्रियम स्टेट में प्रेशर है। ऑप्शन बी हमारे पास इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट है हमारे पास 29, द टाइप ऑफ वर्क विच कैन नॉट बी डिस्क्राइब इन मैक्रोस्कोपिक थर्मोडायनेमिक्स। हाइड्रोस्टैटिक है, एक्सटर्नल वर्क है, हमारे पास इंटरनल वर्क है और एडियाबैटिक है। तो हमारे पास जो मैक्रोस्कोपिक थर्मोडायनेमिक सिस्टम है इसमें हमारे पास जो टेम्परेचर, वॉल्यूम, प्रेशर वगैरह से रिलेटेड है हमारे पास चीज़ें, उनको हम स्टडी करते हैं। और जो दो हमारे पास एक मैक्रो है, ये हमारे पास मैक्रो है, और जो दूसरा माइक्रो है उसमें हमारे पास जो स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स जो जिसको हम कहते हैं, इसमें जो चीज़ें हमारे पास रिलेट करते हैं उसको हम माइक्रोस्कोपिक थर्मोडायनेमिक्स में स्टडी करते हैं। तो ये हमारे पास है कि द टाइप ऑफ वर्क विच कैन नॉट बी डिस्क्राइब बाय मैक्रोस्कोपिक थर्मोडायनेमिक्स। तो वो हमारे पास फिर इसमें इंटरनल वर्क जो ऑप्शन सी है ये हमारे पास इसमें करेक्ट आ जाता है। इंटरनल वर्क को हम मैक्रोस्कोपिक थर्मोडायनेमिक्स के थ्रू डिस्क्राइब नहीं कर सकते। ऑप्शन सी हमारे पास करेक्ट है। नेक्स्ट हमारे पास है 30, इन थर्मोडायनेमिक्स वर्क डन बाय द सिस्टम इज टेकन एज। तो वर्क डन बाय द सिस्टम हम पॉजिटिव लेते हैं जनरली। ऑप्शन ए इसमें हमारे पास करेक्ट है। W इक्वल्स टू P डेल V होता है हमारे पास इंक्रीज इन वॉल्यूम इन वर्क डन बाय द सिस्टम। इसमें हमारे पास वॉल्यूम से इंक्रीज आता है जनरली, ठीक है। तो ऑप्शन ए जो हमारे पास है इसमें बाय द सिस्टम, वर्क डन बाय द सिस्टम पॉजिटिव होता है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट हमारे पास है 31, द ऐसा यूनिट ऑफ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इज। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का हमारे पास जो फार्मूला है वो हमारे पास है C इक्वल्स टू डेल Q और M डेल T। हमारे पास हीट है, मैस है नीचे, और ये हमारे पास टेम्परेचर है। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, जॉल पर केजी केल्विन, जो कि हमारे पास ऑप्शन ए है कि जॉल डिवाइड बाय यानी पर केजी केल्विन, किलोग्राम केल्विन। ऑप्शन ए हमारे पास इसमें करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट हमारे पास है 32, ऑल द नेचुरल प्रोसेसेस आर रिवर्सिबल, इरिवर्सिबल, साइक्लिक और नॉन डिसिपेटिव। तो हमारे पास जितनी भी नेचुरल में प्रोसेस है, नेचुरल प्रोसेस है, ये हमारे पास इरिवर्सिबल होते हैं। ऑप्शन बी इसमें हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट हमारे पास है 33, व्हेन अ हॉर्स पुल्स अ वैगन द फोर्स दैट कॉज द हॉर्स टू मूव फॉरवर्ड इज द फोर्स। तो जनरली हमारे पास होता क्या है कि जो हॉर्स हमारे पास फोर्स है वो हमारे पास हॉर्स का जो फोर्स है वो एक्शन फोर्स के तौर पर एक्ट करता है, और एज अ रिजल्ट जो हमारे पास ग्राउंड उसको आगे की तरफ पुश हॉर्स को करती है। तो हमारे पास इसको ग्राउंड जो है वो हमारे पास एज ए रिएक्शन फोर्स एक्ट करती है, रिएक्शन फोर्स लगाती है। तो हमारे पास जो वो फोर्स जो द फोर्स दैट कॉज द हॉर्स टू मूव फॉरवर्ड इज द फोर्स। तो वो हमारे पास फोर्स जो हॉर्स को फॉरवर्ड मूव करे तो वो हमारे पास ग्राउंड का रिएक्शन फोर्स है। सो वो हमारे पास फिर ऑप्शन डी है कि द ग्राउंड एक्सर्ट ऑन हिम। ऑप्शन बी है हमारे पास कौन सा फोर्स, द फोर्स दैट कॉज द हॉर्स टू मूव फॉरवर्ड इज द ग्राउंड एक्सर्ट ऑन हिम। ऑप्शन डी हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट है हमारे पास द मिनिमम नंबर ऑफ अनइक्वल फोर्स हुज वेक्टर सम कैन इक्वल 0 इज।
मिनिमम अनइक्वल फोर्स की बात हो रही है, ठीक है। अगर हमारे पास इक्वल फोर्सेस हो तो मिनिमम हमारे पास दो फोर्सेस जो हमें चाहिए होती है, तो उनका सम हमारे पास जीरो होता है। अब ये अनइक्वल फोर्सेस है, तो अनइक्वल फोर्स जिनका वेक्टर सम हमारे पास जीरो हो, तो वो हमारे पास मिनिमम हमारे पास 3 होने चाहिए। तो जो कि ऑप्शन हमारे पास सी है कि जो मिनिमम 3 वेक्टर अनइक्वल फोर्सेज होगी, उनका वेक्टर सम हमारे पास जीरो होगा। ऑप्शन सी हमारे पास करेक्ट है। नेक्स्ट हमारे पास है 35। A force of 3 Newton acts perpendicular to a force of 4 Newton. Their resultant has a magnitude. तो जो जनरली हमारे पास जो रिजल्टेंट का फॉर्मूला है वह हमारे पास होता है R इक्वल्स F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 cos ऑफ थीटा होल अंडर रूट। अब क्योंकि हमारे पास देखो परपेंडिकुलर है, तो हमारे पास परपेंडिकुलर फोर्सेज हैं F1 F2, तो cos थीटा जो है थीटा हमारे पास इस वजह से 90 आ जाता है और cos 90 हमारे पास जीरो होता है, तो ये वाला फैक्टर हमारे पास पूरा जीरो हो जाएगा। तो हमारे पास F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर रह जाएंगे। तो इसमें हम 3 फुट करेंगे और प्लस 4 फुट करेंगे, तो हमारे पास 9 प्लस 16 आ जाएगा, 25 हमारे पास आ जाएगा। तो हमारे पास जो ऑप्शन इसका करेक्ट बनता है अंडर रूट लेंगे तो हमारे पास 5 ऑप्शन, जो कि ऑप्शन हमारे पास बी है। तो 5 न्यूटन हमारे पास रिजल्टेंट इसका आएगा, ऑप्शन बी हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट हमारे पास है 36। अ बॉडी इन इक्विलिब्रियम में नॉट हैव। तो बॉडी का इक्विलिब्रियम में नॉट है, कोई भी बॉडी जो इक्विलिब्रियम में हो उसका हमारे पास जो एक्सेलरेशन है वो हमारे पास जीरो होना चाहिए, नहीं होना चाहिए नहीं उसका एक्सेलरेशन। तो ऑप्शन हमारे पास जो बी है ये हमारे पास इसमें करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट है हमारे पास इन ऑर्डर टू कॉज द मूविंग बॉडी टू परस्यू अ सर्कुलर पाथ इट इज नेसेसरी टू अप्लाई। किसी भी बॉडी को जो सर्कुलर पाथ में कंपेल करती है वो हमारे पास सेंटीपीटल फोर्स होती है। तो सेंटीपीटल फोर्स हमारे पास, अगर हम किसी भी बॉडी को सर्कुलर पाथ में मूव कराना चाहते हैं तो हमारे पास सेंटीपीटल फोर्स होना चाहिए, और उसकी रिएक्शन में हमारे पास जो फोर्स होती है उसको हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहते हैं। सो बॉडी को सर्कुलर पाथ में मूव करने के लिए जो कंपेल करती है वो हमारे पास सेंटीपीटल फोर्स है। ऑप्शन डी इसमें हमारे पास करेक्ट है। नेक्स्ट हमारे पास है 38। अ होल इज ड्रिल्ड थ्रू द अर्थ along a diameter and a stone drop into it. When a stone is at the center of the earth, it has mass, weight, acceleration, potential. At center of earth पे हमारे पास जो G की वैल्यू है वो हमारे पास जीरो हो जाती है। अब G की वैल्यू से हमारे पास क्या है, पोटेंशियल एनर्जी भी हमारे पास जीरो हो जाएगी, वेट W=mg है वो भी हमारे पास जीरो, एक्सेलरेशन भी जीरो, एक मैस ही है जो हमारे पास रिमेन सेम एवरीवेयर। सो ए ऑप्शन जो है वो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है कि जब हमारे पास स्टोन सेंटर ऑफ अर्थ होगी तो उसको हमारे पास कोई ना कोई मैस होगा। ऑप्शन ए हमारे पास करेक्ट है। नेक्स्ट है हमारे पास 39। द रोटेशनल एनालॉग ऑफ फोर्स एंड लीनियर मोशन इज। कि हमारे पास लीनियर मोशन फोर्स, जैसे लीनियर मोशन में फोर्स है, हमारे पास रोटेशनल मोशन में इसके इक्वल या इसके बराबर कौन सी चीज है इसके रिस्पेक्टिव में, तो वो हमारे पास टार्क है। यानी जो चीज हमारे पास जो फोर्स करती है वही लीनियर मोशन में, वही हमारे पास रोटेशनल मोशन में हमारे पास टार्क करता है। यानी हमारे पास ये दोनों जो है मोशन पैदा करती है अपने रिस्पेक्टिव सिस्टम में, ठीक है। तो लीनियर मोशन में फोर्स हमारे पास पैदा करती है हमारे पास मोशन को, और हम दूसरी हमारे पास रोटेशनल मोशन में टार्क की काम। तो ये हमारे पास एनालॉग है, हमारे पास टार्क रोटेशनल एनालॉग है फोर्स जैसे हमारे पास लीनियर मोशन में। ऑप्शन सी हमारे पास इसमें करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट हमारे पास है 40। अकॉर्डिंग टू द हुक्स लॉ द फोर्स नीडेड टू एलोंगेट इन इलास्टिक बॉडी बाय एन अमाउंट इज एज प्रोपोर्शनल टू। अब जनरली जो हमारे पास हुक्स लॉ के थ्रू फार्मूला है हमारे पास होता है F=kx, यानी F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है x। और अगर हम यहाँ जो एलोंगेट्स हमारे पास है एलोंगेशन है उसको हम s लें, यानी डिस्प्लेसमेंट जिसको हम कहते हैं, यहाँ हमारे पास x की जगह s हम रिप्लेस कर लें तो वो हमारे पास क्या है, फिर वो हमारे पास जो है F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू s, जो कि ऑप्शन हमारे पास ए करेक्ट बनता है। फिर ऑप्शन ए, फोर्स जो नीडेड होगी वो हमारे पास डायरेक्टली रिलेशन में होगी s के। नेक्स्ट हमारे पास है 41। अ शेयरिंग स्ट्रेस दैट एक्ट्स ऑन अ बॉडी इफेक्ट्स। तो हमारे पास जनरली होता क्या है कि हमारे पास जो टेंसाइल स्ट्रेस है वो हमारे पास लेंथ में चेंज करती है, और इसी तरह हमारे पास जो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस है वो वॉल्यूम में, और जो हमारे पास शेयरिंग स्ट्रेस है वो हमेशा जो शेप है उसको उसमें चेंज लाती है। तो हमारे पास जो ऑप्शन डी है कि जो शेयरिंग स्ट्रेस है एक्ट्स ऑन अ बॉडी अफेक्ट इट्स शेप। ऑप्शन डी करेक्ट है।
नेक्स्ट हमारे पास है 42. In simple harmonic motion, there is always a constant ratio between the displacement of the mass and its. अब जनरली हमारे पास जो फार्मूला है सिंपल हार्मोनिक मोशन का, उसमें हमारे पास ए जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है डिस्प्लेसमेंट के माइनस एक्स के. तो यहाँ से हमारे पास अगर रेशियो देखें तो हमारे पास ए और डिवाइड बाय एक्स यानी एक्सेलरेशन डिवाइड बाय डिस्प्लेसमेंट है वो हमारे पास कांस्टेंट रेशियो में है. सो जो डिस्प्लेसमेंट है जो कांस्टेंट रेशियो होगी वो हमारे पास बिटवीन डिस्प्लेसमेंट ऑफ द मास एंड इट्स एक्सेलरेशन, जो कि ऑप्शन हमारे पास बी करेक्ट है. तो ऑप्शन बी इसमें हमारे पास करेक्ट है, एक्सेलरेशन के साथ कांस्टेंट रेशियो होगा डिस्प्लेसमेंट का. नेक्स्ट हमारे पास है 43. वेव ट्रांसमिट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर एनर्जी. जो वेव है हमारे पास एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट करती है वो हमारे पास एनर्जी है. ऑप्शन हमारे पास जो डी है वो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है. नेक्स्ट हमारे पास है 44. Of the following properties of wave, the one that is independent of the other is. फार्मूला हमारे पास क्या होता है, v इक्वल्स टू एफ लैम्डा होता है. जो हमारे पास v है, f है और लैम्डा है, ये हमारे पास तीनों एक दूसरे के वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ हमारे पास एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं. जो इंडिपेंडेंट है वो हमारे पास पर एम्पलीट्यूड है, जो कि ऑप्शन हमारे पास ए है. तो ऑप्शन ए हमारे पास इसमें करेक्ट ऑप्शन है. नेक्स्ट है हमारे पास 45. When a sound waves goes from air into water, the quantity that remains unchanged is its. तो हमारे पास जब भी कोई वेव एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करती है यानी अपने उसका हमारे पास जो स्पीड है वो भी चेंज हो जाती है, एम्पलीट्यूड भी और वेवलेंथ भी. एक चीज जो हमारे पास मीडियम के चेंज करने से चेंज नहीं होती वो हमारे पास है फ्रीक्वेंसी. सो फ्रीक्वेंसी जो है हमारे पास एफ वो मीडियम की चेंज करने से चेंज नहीं होती. ऑप्शन जो सी है वो हमारे पास इसमें करेक्ट ऑप्शन है. नेक्स्ट है हमारे पास 46. Two blocks of lead, one twice as heavier as the other, are both at 50 degree centigrade. The ratio of heat content of the heavier block to that of the lighter block is. तो हमारे पास जो फार्मूला है हीट कंटेंट का क्यों डेल क्यों इक्वल टू एम सी डेल टी. सी हमारे पास स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है, सी है. तो हमारे पास क्या कह रहा है कि दो ब्लॉक्स है, सेम है, मटेरियल सेम है, तो सी की वैल्यू जो है वो हमारे पास सेम रहेगी. वन ट्वाइस एक को हम कर रहे हैं हैवियर देन अदर दूसरे से, तो बहुत टेम्परेचर भी सेम है, टेम्परेचर से भी कोई असर नहीं पड़ेगा. तो हमारे पास जो हीट कंटेंट है हैवियर ब्लॉक का वो हमारे पास लाइटर के मुकाबले में कितना होगा. तो हमारे पास क्योंकि ट्वाइस कर रहे हैं और ये हमारे पास मेज जो है डेल क्यू की डायरेक्ट रिलेशन में है, सो ये मेज 2m हैवियर का होगा. तो जो डेल क्यू है हीट कंटेंट है वो भी 2m यानी 2 डेल क्यू आएगा यानी डबल के आएगा. सो जो ऑप्शन सी है वो हमारे पास वो लाइटर ब्लॉक की 2 होगा यानी डबल होगा. सो ऑप्शन सी हमारे पास इसमें करेक्ट ऑप्शन है. नेक्स्ट है हमारे पास 47. हीट इज क्लोजली रिलेटेड टू. जो हीट है वो हमारे पास टेम्परेचर से क्लोजली रिलेट है. ऑप्शन सी हमारे पास करेक्ट है इसमें कि जो हीट है वो क्लोजली रिलेटेड टू टेम्परेचर, क्योंकि हीट जो है टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से ही फ्लो करती है. तो ऑप्शन हमारे पास सी इसमें करेक्ट है. नेक्स्ट हमारे पास 48 है. सब्लिमेशंस रेफर्स टू. तो सब्लिमेशन हमारे पास ऐसा फिनोमेना है जिसमें जो सॉलिड स्टेट से जो जैसे फॉर एग्जांपल वाटर है वो सॉलिड स्टेट से हमारे पास डायरेक्टली वेपर में कन्वर्ट हो जाता है. तो वेपोराइजेशन ऑफ सॉलिड विदाउट फर्स्ट बिकमिंग अ लिक्विड, यानी जैसे हमारे पास आम रूटीन में होता है कि हमारे पास पहले सॉलिड होता है, इसको हमारे पास फिर लिक्विड फॉर्म में आ जाता है, फिर वेपर फॉर्म में आ जाता है. अगर कुछ सब्सटेंस जैसे हमारे पास डायरेक्ट सॉलिड स्टेट से हमारे पास वेपर्स में चले जाते हैं तो उस फिनोमेना को हम सब्लिमाइजेशन कहते हैं. ऑप्शन ए इसमें हमारे पास करेक्ट है, वेपराइजेशन ऑफ सॉलिड विदाउट फर्स्ट बिकमिंग अ लिक्विड. नेक्स्ट हमारे पास है 49. अंडर कंडीशंस कोरिस्पॉन्डिंग टू अ ट्रिपल पॉइंट अ सब्सटेंस. तो हमारे पास ट्रिपल पॉइंट वो पोजीशन वो चीज है, हमारे पास वो पोजीशन है, वो कंडीशन है जिसमें हमारे पास जो तीनों हालतें हैं हमारे पास सॉलिड लिक्विड गैस वो को एग्जिस्ट करे. सो वाटर के लिए फॉर एग्जांपल जो ट्रिपल पॉइंट हमारे पास होता है T3 टेम्परेचर होता है वो हमारे पास 0 सेंटीग्रेड या 273.6 10 केल्विन होता है. और इस टेम्परेचर पे हमारे पास सॉलिड लिक्विड और गैस जो वाटर है तीनों फॉर्म में एक ही टाइम में को एग्जिस्ट करता है. तो इसका जो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है वो हमारे पास है ऑप्शन डी. हमारे पास में बी एन एनी और ऑल ऑफ द अबाउ स्टेट. तो ऑप्शन डी इसमें हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है. नेक्स्ट हमारे पास है 50. द रेशियो बिटवीन द एनर्जी डिसिपेटेड इन सम प्रोसेस and the heat that appears as a result as
मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट, जो कि ऑप्शन हमारे पास डी है, ऑप्शन डी हमारे पास करेक्ट है। जो मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट है ये हमारे पास रिलेट करता है मैकेनिकल वर्क और कोरिस्पॉन्डिंग जो थर्मल वर्क और लॉज है उनसे। सो जो रेशियो एनर्जी डिसिपेट इन सम प्रोसेस एंड द हीट दैट अपीयर इन द रिजल्ट, यानी कि उस प्रोसेस में जब हमारे पास एनर्जी डिसिपेट होती है, ज़ाया होती है, यूज होती है, उसके नतीजे में जो हमारे पास हीट अपीयर्स होती है, हीट पैदा होती है, वो हमारे पास एज अ रिजल्ट एज द किस चीज की वजह से वो हमारे पास पैदा होती है हीट, एनर्जी की डिसिपेशन से, वो हमारे पास मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट की वजह से। ऑप्शन हमारे पास जो डी है ये हमारे पास इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट है हमारे पास 51, द स्मॉलेस्ट सब डिविजन ऑफ अ कंपाउंड दैट एग्जिस्ट एज कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी इज कॉल्ड अ मॉलिक्यूल। तो ये हमारे पास जो कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज को हमारे पास एग्जिबिट करे स्मॉलेस्ट सब डिवीजन कंपाउंड का, वो हमारे पास मॉलिक्यूल है। जैसे फॉर एग्जांपल H2O मॉलिक्यूल है, तो ये जो कंपाउंड तो वो हमारे पास इसके कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज को एग्जिबिट करेंगे। सो स्मॉलेस्ट सब डिवीजन कंपाउंड का मॉलिक्यूल है, ऑप्शन सी हमारे पास करेक्ट है। नेक्स्ट हमारे पास है 52, द एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूलर मोशन अपीयर्स इन द फॉर्म ऑफ टेम्परेचर। जो ऑप्शन सी है वो हमारे पास इसमें करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि जो हमारे पास टेम्परेचर है वो हमारे पास एवरेज ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी को कोरिस्पॉन्ड करता है। सो द एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूलर मोशन अपीयर्स इन द फॉर्म ऑफ टेम्परेचर, ऑप्शन सी हमारे पास करेक्ट है। नेक्स्ट हमारे पास है 53, द फिजिक्स अंडरलाइंग द ऑपरेशन ऑफ रेफ्रिजरेटर मोस्ट क्लोजली रिजेंबल्स द फिजिक्स अंडरलाइंग हीट इंजन। हमारे पास जो रेफ्रिजरेटर का मोस्ट क्लोजली रिजेंबलेंस है फिजिक्स यानी अंडरलाइन प्रोसेस जो है, ऑपरेशन जो है वो हीट इंजन से है, रिजेंबल करता है। ऑप्शन ए है हमारे पास इसमें करेक्ट ऑप्शन है। तो हमारे पास जो हीट इंजन है और रेफ्रिजरेटर है दोनों हमारे पास सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स थ्रू हमारे पास ऑपरेट होते हैं और दोनों में हमारे पास इन्वर्स प्रोसेस है। हमारे पास जो रेफ्रिजरेटर है इसमें हम एक्सटर्नल वर्क के थ्रू हीट को लो टेम्परेचर रिजर्वायर से हायर टेम्परेचर रिजर्वायर तक लेके फ्लो कराते हैं, जबकि हमारे पास जो हीट इंजन है उसमें हमारे पास क्या होता है, जो हाई यानी हॉट रिजर्वायर होता है, हाई टेम्परेचर रिजर्वायर होता है, उससे हमारे पास हीट फ्लो करती है लो टेम्परेचर रिजर्वायर में और हमारे पास उसमें से हम फिर वर्क डन, यूजफुल वर्क डन लेते हैं। सो हमारे पास दोनों जो है हीट इंजन और रेफ्रिजरेटर हमारे पास रिजेंबल करते हैं, दोनों सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स पे वर्क करते हैं। सो इसका हमारे पास जो ऑप्शन है वो हमारे पास हीट इंजन है। नेक्स्ट हमारे पास है 54, द लॉ दैट गवर्न्स द फोर्स बिटवीन इलेक्ट्रिक चार्जेस बियर्स टू नेम ऑफ। तो हमारे पास इलेक्ट्रिक चार्जेस के दरमियान जो हमारे पास फोर्स गवर्न करती है उसको हम कूलम कहते हैं। सी ऑप्शन इसमें हमारे पास करेक्ट है। कूलम फोर्स ये कूलम लॉ जो F=K/1 Q2 और R² है, सो सी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है। नेक्स्ट हमारे पास है 55, द इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज द यूनिट ऑफ एनर्जी। तो इसमें हमारे पास ऑप्शन सी करेक्ट है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है वो हमारे पास यूनिट ऑफ एनर्जी है, स्मॉल यूनिट ऑफ एनर्जी है और 1 इलेक्ट्रॉन वाट हमारे पास इक्वल होता है 1.6 एक्सपोनेंशियल -19 जूल। ऑप्शन सी हमारे पास करेक्ट है। नेक्स्ट हमारे पास है 56, अ सर्टेन वायर हैज रेजिस्टेंस और द रेजिस्टेंस ऑफ अनदर वायर आइडेंटिकल टू द फर्स्ट एक्सेप्ट फॉर हैविंग द ट्वाइस इट्स डायमीटर। तो हमारे पास R और 4 है, R और 2 है, रेजिस्टेंस 2R है और 4R है। तो हमारे पास होता क्या है कि जब हम डायमीटर को हम ट्वाइस करते हैं तो एरिया हमारे पास 4 टाइम हो जाता है और ये हमारे पास और रेजिस्टेंस और डायमीटर के हमारे पास इनवर्स रिलेशन में है, तो यहाँ से हमारे पास 1 और 4R हो जाएगा, जो कि हमारे पास ऑप्शन ए बनता है R और 4। सो ये हमारे पास 4 टाइम डिक्रीज कर जाएगा, ऑप्शन ए हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट हमारे पास है 57, द सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर whose original capacitance was C as double the capacitance is। तो हमारे पास देखो जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटेंस है सेपरेशन D फार्मूला हमारे पास C = A ε0 और D है और ये हमारे पास रिवर्स रिलेशन में है कैपेसिटेंस और सेपरेशन डिस्टेंस। तो हमारे पास क्या कैपेसिटेंस डबल करने से हमारे पास क्या होगा, कैपेसिटेंस जो हमारे पास सेपरेशन है तो ये हमारे पास C और D इनवर्स है, तो ये हमारे पास कैपेसिटेंस जो है हाफ यानी C और 2। तो ऑप्शन जो हमारे पास बी है ये हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है।
यानी डी को हमारे पास सेपरेशन डिस्टेंस डी को डबल करने से हमारे पास कैपेसिटेंस हाफ रह जाएगी, सो सी ओवर 2। नेक्स्ट हमारे पास है 58, द टाइम रिक्वायर्ड टू चार्ज अ कैपेसिटर डिपेंड अपॉन। तो हमारे पास जो चार्ज का रिक्वायर्ड होता है कैपेसिटर को चार्ज करने के लिए, वो हमारे पास होता है प्रोडक्ट ऑफ कैपेसिटेंस एंड रेजिस्टेंस, टाउ इक्वल टू आर सी, ये हमारे पास फार्मूला होता है। सो इट्स डिपेंड अपॉन कैपेसिटेंस एंड रेजिस्टेंस प्रोडक्ट ऑफ। सो डी ऑप्शन हमारे पास बनता है प्रोडक्ट ऑफ कैपेसिटेंस एंड द रेजिस्टेंस एंड द सर्किट। ये स्पेसिफिक सर्किट में जो हमारे पास कैपेसिटेंस और रेजिस्टेंस होती है उस पर डिपेंड करता है। ऑप्शन डी हमारे पास। नेक्स्ट है हमारे पास 59, अ करंट इज फ्लोइंग north along a power line, the direction of the magnetic field above it neglecting the earth field is। तो हमने अर्थ फील्ड का हमने बताना है डायरेक्शन मैग्नेटिक लाइंस फील्ड की हमने नेग्लेक्ट करना है अर्थ फील्ड को, ठीक है। तो पावर लाइन हमारे पास है, इसमें डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी। अगर हम इस डायग्राम में देखें, ये हमारे पास वायर लिंक करंट हमारे पास आई करंट डायरेक्शन को शो कर रहा है। अगर हम राइट हैंड रूल लगाएं तो हमारे पास अपवर्ड डायरेक्शन के लिए, तो और जो हमारे पास फिगर होगी वो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड को शो करेगी। तो ये इस लिहाज से हमारे पास जो अपवर्ड डायरेक्शन के लिए है, तो हमारे पास वो ऑप्शन जो बी है, ये हमारे पास ईस्ट का जो ऑप्शन है, ये हमारे पास इसमें करेक्ट बनता है। और अगर हम ईस्ट वर्ड यानी और अगर हम डाउनवर्ड डायरेक्शन के लिहाज से करें तो हमारे पास ये वेस्ट वर्ड बन रहा है। मगर क्योंकि हम अपवर्ड ले रहे हैं तो हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन बन रहा है इसमें, वो हमारे पास है ऑप्शन बी है, ईस्टवर्ड। सो अलोंग जो हमारे पास नॉर्थ अगर फ्लो कर रहा हो करंट, तो हमारे पास जो डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो ईस्टवर्ड होगी। ऑप्शन बी हमारे पास करेक्ट है। नेक्स्ट है हमारे पास, व्हेन अ डायमैग्नेटिक सब्सटेंस इज इंसर्टेड इन अ करंट कैरिंग कॉइल द मैग्नेटिक फील्ड। जब भी हम डायमैग्नेटिक सब्सटेंस को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, तो होता हमारे पास क्या है कि जो हमारे पास डायमैग्नेटिक सब्सटेंस की जो डायपोल होते हैं, वो हमारे पास जो फील्ड की डायरेक्शन होती है उसके अपोजिट में अलाइन करने की अपने आप को कोशिश करते हैं। यानी फील्ड की डायरेक्शन में वो अलाइन नहीं होते, बल्कि फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में अलाइन होने की कोशिश करते हैं। तो इस लिहाज से हम कह सकते हैं कि जब भी हम डायमैग्नेटिक सब्सटेंस को किसी भी करंट कैरिंग कॉइल में या मैग्नेटिक फील्ड में इंसर्ट करेंगे, तो इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड है वो हमारे पास क्या है, डिक्रीज। ऑप्शन ए हमारे पास डिक्रीज करेगी, जो कि ऑप्शन हमारे पास ए इसमें करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट है हमारे पास, द टाइम रिक्वायर्ड फॉर अ चार्ज पार्टिकल टू मेक अ कंप्लीट रिवोल्यूशन इन अ मैग्नेटिक फील्ड डज नॉट डिपेंड अपॉन इट मेक्स इट्स चार्ज एनर्जी और मैग्नेटिक फील्ड। तो जनरली हमारे पास जो बात हो रही है वो हमारे पास साइक्लोट्रॉन की हो रही है कि जब भी हम टाइम जो रिक्वायर्ड होता है पार्टिकल को कंप्लीट रेजोल्यूशन के लिए, ठीक है, एक कंप्लीट रेजोल्यूशन के लिए मैग्नेटिक फील्ड में, तो वो हमारे पास किस चीज़ पे डिपेंड नहीं करता। तो इसके लिए अगर हम ये रिलेशन देखें, हमारे पास जो फील्ड की हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड है उसको हमने इक्वल किया है सेंटीपीटल फोर्स का जो फार्मूला है, यहाँ से हमने वी और फिर हमने साइक्लोट्रॉन का टाइम पीरियड निकालने की ये हमने फार्मूला निकाला है। तो जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे आर की और वी की यहाँ, तो हमारे पास 2 पाई एम ओवर क्यू बी आएगा, जो टाइम पीरियड ऑफ साइक्लोट्रॉन है। तो इस रिलेशन में अगर हम देखें, जो टाइम पीरियड है वो वेलोसिटी पे यानी इसके एनर्जी पे डिपेंड नहीं करता। सो जो पार्टिकल को एक जो कंप्लीट रिवोल्यूशन है उसमें मैग्नेटिक फील्ड में वो डिपेंड नहीं करता उसकी एनर्जी पे। ऑप्शन हमारे पास जो सी है ये इसमें करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट है हमारे पास 62, द फैक्ट दैट एन इलेक्ट्रिक फील्ड is produced in a conductor whenever a magnetic line of force moves across it is referred to। कह रहा है कि हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड कब प्रोड्यूस होती है, जब भी हमारे पास जो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स है उसको हम कंडक्टर के अक्रॉस हम मूव कराएं। ये हमारे पास कौन सी लॉ या कौन से उसको स्टेटमेंट को रेफर करता है, तो ये हमारे पास क्या है, फेराडे लॉ है। सी ऑप्शन है कि हम जब भी हमारे पास ये मैग्नेट अगर हम ले तो उसको हम मूव कराएं कंडक्टर के अक्रॉस, तो ई हमारे पास जो एप्सिलॉन होते हैं माइनस एन डेल फाइव और डेल टी हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ऑप्शन जो इसमें हमारे पास है कि जो सी ऑप्शन है कि फेराडे लॉ, ये हमारे पास है मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स मूव करती है अक्रॉस, तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा होता है। तो ऑप्शन सी हमारे पास इसमें करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट है हमारे पास 63, लेंज लॉ इज अ कंसीक्वेंस ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ
एनर्जी। तो लेंज लॉ जो है वो हमारे पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का कॉन्सिक्वेंस है, और लेंज लॉ हम यूज करते हैं इंड्यूस ईएमएफ और करंट, इंड्यूस करंट की डायरेक्शन को फाइंड करने के लिए। ऑप्शन डी हमारे पास इसमें करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट हमारे पास है 64, अ डायनामो is often said to generate electricity that actually act as the source of EMF। तो ये हमारे पास जो डायनामो है ये हमारे पास कन्वर्ट करती है मैकेनिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी को, और ये सोर्स ऑफ इंड्यूस EMF है। सो ये हमारे पास एक्चुअली सोर्स ऑफ इंड्यूस EMF है डायनामो जो है। सो ऑप्शन जो हमारे पास बी है, इसमें बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है हमारे पास 65, द टाइम रिक्वायर्ड फॉर अ करंट टू बी एस्टेब्लिश इन अ सर्किट डिपेंड अपॉन। अब ये हमारे पास जो टाइम रिक्वायर्ड होता है कि करंट में, किसी भी सर्किट में करंट एस्टेब्लिश करने के लिए, तो हमें पता, पहले इसके लिए हमें पता होना चाहिए कि कौन सी सर्किट की बात हो रही है। अगर ये हमारे पास आर एल सर्किट की बात हो रही है, तो अगर हम ये फार्मूला देखें I = I0 × 1 - एप्सिलॉन माइनस पावर टी ओवर आयोट टाउ। सो हमारे पास टाउ जो है हमारे पास एल ओवर आर, यानी इंडक्टेंस और रेजिस्टेंस जो कि ऑप्शन ए है, इस पे हमारे पास डिपेंड करता है, जो कि ऑप्शन हमारे पास ए करेक्ट बनता है अगर आर एल सर्किट की बात की जाए। और अगर हमारे पास जर्नल बात की जाए कि जो टाइम रिक्वायर्ड होता है करंट को एस्टेब्लिश इन सर्किट, डिपेंड किस चीज पे करता है, तो जर्नली ये हमारे पास फिर मैग्नीट्यूड ऑफ द करंट, जो कि ऑप्शन हमारे पास डी है। तो आर एल सर्किट के लिए ऑप्शन ए करेक्ट बनता है, और वैसे जनरली अगर हम देखें तो हमारे पास मैग्नीट्यूड ऑफ करंट जो कि ऑप्शन हमारे पास डी है, ये करेक्ट बनता है। सो ये हमारे पास इसमें करेक्ट ऑप्शंस हैं। नेक्स्ट हमारे पास है 66, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन नेचर। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन नेचर जो है वो हमारे पास बीटा रेज जो है वो हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेचर में नहीं है। ऑप्शन डी हमारे पास करेक्ट है, क्योंकि जनरली हमारे पास जो नेगेटिव बीटा डिके वो इलेक्ट्रॉन्स के लिए होता है, और जो पॉजिटिव बीटा डिके आता है वो पॉजिट्रॉन्स के लिए। सो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन नेचर नहीं है, ऑप्शन डी हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट हमारे पास है 67, बीट्स आर द रिजल्ट्स ऑफ। तो बीट्स हमारे पास के रिजल्ट में हमारे पास क्या है, अगर हम जनरली बीट्स को देखें तो हमारे पास ये राइज इन फॉल है, पीरियोडिक राइज इन फॉल है इंटेंसिटी ऑफ वेव में। तो हमारे पास जब भी हम दो वेव्स होते हैं उनकी फ्रीक्वेंसी में स्लाइटली हमारे पास चेंज हो, हम उनको जब मिक्स करते हैं तो हमारे पास बीट का फिनोमेना ऑब्जर्व होता है, और ये तब होता है जब हमारे पास स्लाइटली फ्रीक्वेंसी में डिफरेंस दो वेव्स को हम मिक्स करते हैं, मिलाते हैं। तो जब हमारे पास जो क्रस्ट या ट्रफ के ऊपर आए तो हमारे पास कंस्ट्रक्टिव होती है, और अगर अपोजिट यानी जो ट्रफ है वो क्रस्ट के ऊपर या क्रस्ट ट्रफ के ऊपर अपोजिट के दोनों एक दूसरे के ऊपर आए तो हमारे पास डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का फिनोमेना होता है। सो जो बीट्स है हम कह सकते हैं कि जो बीट्स आर द रिजल्ट्स ऑफ कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, जो कि ऑप्शन हमारे पास डी है इसमें। सो ऑप्शन डी हमारे पास इसमें करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट हमारे पास 68 है, लॉन्गिट्यूडल वेव डज नॉट एग्जिबिट। तो लॉन्गिट्यूडल वेव्स जो है हमारे पास पोलराइजेशन को एग्जिबिट नहीं करती, और ये क्वेश्चन एक और तरफ भी पूछा जाता है कि जो साउंड वेव्स है वो डज नॉट एग्जिबिट पोलराइजेशन। ठीक है, साउंड वेव्स भी हमारे पास लॉन्गिट्यूडल वेव्स है, साउंड वेव्स का पूछ लेते हैं या हमारे पास लॉन्गिट्यूडल वेव्स को पूछ लेते हैं, तो ये हमारे पास पोलराइजेशन के फिनोमेना को एग्जिबिट नहीं करती। ऑप्शन डी हमारे पास इसमें करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट हमारे पास है 69, a crucial experiment that led to the theory of relativity was performed by। so जो crucial experiment परफॉर्म किया था, जो हमें लेके जाता है theory of relativity की तरफ, वो माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट था। और ये एक्सपेरिमेंट उन्होंने टेस्ट करने के लिए जो उन्होंने किया था ईथर के आइडेंटिफिकेशन के लिए, यानी उसको टेस्ट करने के लिए स्पीड ऑफ लाइट के डिफरेंट डायरेक्शन में, ताकि जो ईथर की मौजूदगी है उसका पता लग जाए। तो वो एक्सपेरिमेंट था कि ईथर जो है वो हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो है उनके लिए एज अ मीडियम वो करता है, एज अ मीडियम है, यानी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है या लाइट्स है वो हमारे पास ईथर के थ्रू मीडियम की कोई ईथर को एज अ मीडियम यूज करके ट्रेवल करती है। मगर इस एक्सपेरिमेंट से फिर पता चला कि ईथर जो है ये एक सपोज्ड वो था, पार्टिकल था। ठीक है, तो मगर एक्सपेरिमेंट से पता चलता है कि ईथर की तरह कोई भी चीज़ ये एग्जिस्ट नहीं करती कोई भी चीज़, और जो लाइट है वो हमारे पास चारों तरफ से यानी कांस्टेंट, वो हमारे पास उसकी जो स्पीड है कांस्टेंट है, वो किसी भी मीडियम पे डिपेंड नहीं करती। और यही एक्सपेरिमेंट फिर हमें थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की तरह लेके जाता है। सो माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट लेड टू द थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। सो ये हमारे पास ऑप्शन जो ए है ये हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है इसमें।
नेक्स्ट हमारे पास है 70, एन ऑब्जर्वर मूव्स पास्ट अ स्टेशनरी इलेक्ट्रॉन ऑन द अर्थ सरफेस हैज इंस्ट्रूमेंट मेजर। अब देखो यहाँ हमारे पास जो है रिलेटिव मोशन की बात हो रही है, और जो हमारे पास ऑब्जर्वर है वो इलेक्ट्रॉन उसके अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है, यानी कि रिलेटिव मोशन है। तो मूविंग जो हमारे पास चार्ज पार्टिकल है वो अपोजिट डायरेक्शन में, तो हम कह सकते हैं कि जो ऑब्जर्वर जो पास कर रहा है उसका जो इंस्ट्रूमेंट है वो हमारे पास मेजर करेगा कि हमारे पास चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है, तो उसका हमारे पास इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों होंगे, जो कि ऑप्शन हमारे पास सी ऑप्शन करेक्ट है इसमें। सो सी ऑप्शन हमारे पास है, इंस्ट्रूमेंट मेजर्स बोथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। नेक्स्ट हमारे पास है 71, relative to the original photon, the photon that emerged from the collision with an electron has। अब ये देखो, अगर ये हमारे पास बात हो रही कॉम्पटन इफेक्ट की कि हमारे पास डेल लैम्डा जो होता है वो एच और एम नॉट सी इंटू 1 माइनस कास थीटा, ये फार्मूला है हमारे पास। तो हमारे पास होता क्या है कि जब हमारे पास जो फोटॉन इमर्ज करता है, स्पेशल जो एक्सरे का हम एक्सपेरिमेंट उसमें कर रहे हैं, तो जब फोटॉन इमर्ज कर रहा होता है कोलिजन से, तो उसकी जो वेवलेंथ होती है वो लॉन्गर होती है क्योंकि एनर्जी उसकी कम हो जाती है। सो ऑप्शन इसमें जो करेक्ट है वो हमारे पास सी ऑप्शन है, लॉन्गर वेवलेंथ। नेक्स्ट हमारे पास है 72, मॉडर्न फिजिकल थ्योरीज इंडिकेट दैट ओनली पार्टिकल एग्जिबिट वेव बिहेवियर। ठीक है, तो हमारे पास जो इसमें ऑप्शन बी है कि ऑल पार्टिकल एग्जिबिट वेव बिहेवियर, ओनली मूविंग पार्टिकल है, चार्ज पार्टिकल है या अनचार्ज, तो उसमें ऑप्शन हमारे पास जो है बी ऑप्शन की ओनली मूविंग पार्टिकल एग्जिबिट वेव बिहेवियर। फार्मूला ब्रोगली का हमारे पास जो फार्मूला है कि लैम्डा इक्वल टू एच और एम वी, तो ये जो एम वी है वो हमारे पास ज़ाहिर करता है कि वही वेव हमारे पास वेव बिहेवियर शो करेंगे जिनके हमारे पास कोई स्पेसिफिक मोमेंटम यानी कुछ मोमेंटम होगा या कोई वेलोसिटी होगी, एम वी है। सो मूविंग जो पार्टिकल है वो हमारे पास वेव बिहेवियर को शो करेंगे। ऑप्शन जो बी है हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है इसमें। नेक्स्ट हमारे पास है 73, व्हेन अ बीम ऑफ लाइट इज यूज्ड टू डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट द ग्रेटेस्ट एक्यूरेसी इज obtained ऑफ द लाइट। देखो, अगर हम हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी को देखें, डेल एक्स मल्टीप्लाई डेल यानी डॉट डेल पी ग्रेटर इक्वल टू एच कट ओवर 2, तो हमारे पास पोजीशन को डिटरमाइन करने के लिए हम वेलोसिटी जो वेवलेंथ को है उसको हम कम से कम पॉसिबल जो होगी वो उसको रखेंगे, ताकि हमारे पास जो पोजीशन है उसकी एक्यूरेसी आए ज़्यादा से ज़्यादा। सो अब फिर हमारे पास, क्योंकि अगर हम एक को एक्यूरेटली फाइंड करते हैं तो दूसरा हमारे पास फिर मोमेंटम बच जाता है, चेंज इन मोमेंटम, तो उसको हम फिर इतनी एक्यूरेटली से फाइंड नहीं कर पाएंगे। सो एक को साइमल्टेनियसली हम दोनों को फाइंड नहीं कर सकते। सो जो पोजीशन को हमारे पास फाइंड करने के लिए हमें स्मॉलेस्ट पॉसिबल जो वेवलेंथ होगी वो शॉर्टेस्ट पॉसिबल वो हमने रखनी होगी। सो ऑप्शन जो हमारे पास बी है कि हैज शॉर्ट वेवलेंथ, ये हमारे पास इसमें करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट हमारे पास है 74, द टोटल एनर्जी ऑफ एन अटोमिक इलेक्ट्रॉन। अब अटोमिक इलेक्ट्रॉन जो होते हैं हमारे पास बाउंड स्टेट में होते हैं और उनकी जो एनर्जी हमारे पास होती है नेगेटिव होती है। यानी नेगेटिव का क्या मतलब है कि वो हमारे पास लेस देन जीरो। सो जो ऑप्शन ए है कि लेस देन जीरो, द टोटल एनर्जी ऑफ एटॉमिक इलेक्ट्रॉन इज लेस देन जीरो, ऑप्शन ए हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है इसमें। नेक्स्ट हमारे पास है 75, अ हाइड्रोजन एटम इज इट्स ग्राउंड स्टेट when its orbital इलेक्ट्रॉन। तो ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन जब हमारे पास लोएस्ट एनर्जी लेवल में होंगे तो हम कहेंगे जो हाइड्रोजन एटम है वो हमारे पास क्या है, ग्राउंड स्टेट में है। सो जो ऑप्शन सी है हमारे पास करेक्ट बनता है। और अगर हम कहें कि जो हाइड्रोजन एटम के जो वो है वो हमारे पास एटम्स जो है ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन जो है वो हमारे पास हायर लेवल में है, तो हाइड्रोजन एटम जो है एक्साइटेड स्टेट में होगा। यानी अगर आज हम सीक्यूज के हमारे पास हाइड्रोजन एटम इज इन इट्स ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन इज इन इट्स हायर एनर्जी लेवल, तो हमारे पास फिर क्या होगा, एक्साइटेड स्टेट में होगा। और अगर हमारे पास जो हाइड्रोजन एटम के ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन्स है वो हमारे पास एस्केप कर जाए, तो फिर हमारे पास कंडीशन क्या होगी, जो हाइड्रोजन एटम वो फिर आयनाइजेशन फॉर्म में चला जाएगा। सो लोएस्ट फॉर्म जब होगी एनर्जी लेवल की ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन की तो हमारे पास ग्राउंड स्टेट, हायर लेवल होगी तो एक्साइटेड हो जाएगा, और जब एस्केप कर जाएगा तो हमारे पास जो ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन एस्केप तो वो हमारे पास फिर आयनाइजेशन स्टेट होगी। सो इसमें ऑप्शन हमारे पास जो सी है ये हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है।
नेक्स्ट हमारे पास है 76। द एनर्जी ऑफ द क्वांटम स्टेट इज प्राइमरली डिपेंड अपॉन द क्वांटम नंबर n। ऑप्शन ए हमारे पास इसमें करेक्ट है। जो जनरली हमारे पास प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पे एनर्जी डिपेंड करती है, मगर अगर हम एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन एटम के अंदर विद इन एटम या सब लेवल में देखें तो एनर्जी जो है वो हमारे पास डिपेंड करती है n और l पे, और प्राइमरली जो है वो हमारे पास फिर ज़्यादा जनरली प्राइमरली n पे डिपेंड करती है। ऑप्शन ए हमारे पास इसमें करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट हमारे पास है 77। द टू इलेक्ट्रॉन इन हेलियम एटम ऑक्युपाई डिफरेंट सबशेल ऑक्युपाई डिफरेंट शेल हैव ऑपोजिट स्पिन और हैव पैरेलल स्पिन। तो हमारे पास जो ऑप्शन इसमें करेक्ट बनता है कि हमारे पास दो इलेक्ट्रॉन हीलियम एटम में हैव ऑपोजिट स्पिन, क्योंकि पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के मुताबिक हमारे पास सेम जो सब शेल में अगर इलेक्ट्रॉन हो तो वो हमेशा अपोजिट स्पिन के साथ एग्जिस्ट करते हैं, जो कि ऑप्शन हमारे पास सी है, करेक्ट बनता है। नेक्स्ट हमारे पास है 78। देर आर नो एक्सपेक्टेड लाइन्स एब्सेंट फ्रॉम द स्पेक्ट्रा ऑफ हाइड्रोजन एटम। जो हाइड्रोजन एटम है इसमें हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि जो हमारे पास हाइड्रोजन एटम है वही हमारे पास एटॉमिक स्पेक्ट्रा को शो करता है, और ये जो बाकी ऑप्शन है हमारे पास जो मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रा वगैरह है इसको शो करते हैं। सो ये हमारे पास ऑप्शन ए इसमें करेक्ट है, हाइड्रोजन। नेक्स्ट हमारे पास है अ मॉलिक्यूल हुज चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इज नॉट परफेक्टली सिमेट्रिकल इज कॉल्ड पोलर मॉलिक्यूल। हम उसको कहते हैं क्योंकि जो हमारे पास पोलर मॉलिक्यूल होता है उसमें हमारे पास चार्जेस जो है परफेक्टली सिमेट्रिकल फॉर्म में नहीं होते, बल्कि पॉजिटिव पोलर पार्शियल नेगेटिव जो चार्जेस हैं वो हमारे पास क्रिएट हो जाते हैं। तो ये हमारे पास इसमें परफेक्टली सिमेट्री नहीं होती। ऑप्शन ए जो है पोलर मॉलिक्यूल करेक्ट है। नेक्स्ट हमारे पास है वाटर इज एन एक्सीलेंट सॉल्वेंट बिकॉज इट्स मॉलिक्यूल और पोलर इन नेचर। जो वाटर के मॉलिक्यूल है वो हमारे पास पोलर इन नेचर होते हैं, और इसमें हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी हमारे पास होती है, और ये पोलर इन नेचर होते हैं, और इसी वजह से इसी नेचर की वजह से हमारे पास जो वाटर है वो एक्सीलेंट सॉल्वेंट है, यानी बहुत सारे सोल्यूट को अपने अंदर डिजोल्व कर लेती है। तो ऑप्शन बी जो है हमारे पास मॉलिक्यूल जो है पोलर इन नेचर है, इस वजह से हमारे पास एक्सीलेंट सॉल्वेंट है। ऑप्शन बी हमारे पास करेक्ट है। नेक्स्ट है हमारे पास 81। ऑल ऑफ द आयन दैट पास थ्रू द क्रॉस द इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड वेदर डिफ्लेक्शन हैव, ये हमारे पास इसकी डेफिनेटली एक हमारे पास पर्टिकुलर स्पीड होती है। उस स्पीड से जब हमारे पास पार्टिकल मूव करते हैं तब हमारे पास ये जो है इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों को पास कर जाते हैं। सो वो जो स्पीड है वो हमारे पास v इक्वल्स टू ई ओवर बी है। सो ऑप्शन जो हमारे पास बी है ये हमारे पास इसमें करेक्ट है, ऑप्शन स्पीड। नेक्स्ट हमारे पास 82 है। रिलेटिव टू द सम ऑफ द मैसेज ऑफ इट्स कंस्टिट्यूट न्यूक्लियॉन्स द मेस ऑफ न्यूक्लियसेस। जो हमारे पास कंस्टिट्यूट यानी न्यूक्लियॉन्स होते हैं हमारे पास, वो उनका जो मेस होता है वो हमारे पास कंबाइंड न्यूक्लियस है, यानी जो एक न्यूक्लियस बन जाता है उनसे, वो हमारे पास उनके ज़्यादा होते हैं। सेपरेटेड न्यूक्लियॉन का मैसेज हमारे पास ज़्यादा होता है, और जो एक फुल न्यूक्लियस जो बन जाता है उसका हमारे पास मेस ज़्यादा कम हो जाता है, जिसको हम फिर मेस डिफेक्ट वगैरह कहते हैं। और ये न्यूक्लियॉन्स प्लस फिर बाइंडिंग एनर्जी का फैक्टर पे इसमें आ जाता है। सो जो हमारे पास है कि रिलेटिव टू द सम ऑफ द मैसेज ऑफ इट्स कंस्टिट्यूटेड न्यूक्लियॉन्स द मेस ऑफ न्यूक्लियसेस। तो मेस ऑफ न्यूक्लियस जिससे हमारे पास न्यूक्लियस बना होता है वो न्यूक्लियॉन से तो हमारे पास स्मॉलर होता है, जो कि ऑप्शन हमारे पास सी इसमें करेक्ट है कि इंडिविजुअल न्यूक्लियॉन से जो मैस ऑफ एक कंप्लीट न्यूक्लियस है वो हमारे पास स्मॉलर होता है। ऑप्शन सी इसमें हमारे पास करेक्ट है। नेक्स्ट हमारे पास है 83। द आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ एन एटम रिलेटिव टू द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द न्यूक्लियस। जो आयनाइजेशन एनर्जी एटम की होती है वो हमारे पास लेस होती है, स्मॉलर होती है बाइंडिंग एनर्जी के न्यूक्लियस के। ये ऑप्शन हमारे पास सी है, और ये हमारे पास पेपर में भी इसी तरह रिपीट हुआ था, और ये हमारे पास रिपीट हुआ आई थिंक 25 जो क्वेश्चन MCQs है, तो ये हमारे पास पेपर में ये 2 दफ़ा MCQs आया है। ये ऑप्शन हमारे पास सी इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट हमारे पास है 84। यूकोवास थ्योरी सजेस्ट दैट न्यूक्लियर फोर्सेस अराइव थ्रू द एक्सचेंज ऑफ मीजॉन। ऑप्शन डी इसमें हमारे पास है। यूकोवा ने जो ऑप्शन डी है ये हमारे पास इसमें करेक्ट है। यूकोवा ने 1934 में प्रिडिक्ट किया था कि जो हमारे पास न्यूक्लियर फोर्सेस हैं ये खास पार्टिकल के थ्रू मीडिएट करते हैं, और ये जो पार्टिकल्स हैं इसका मेस जो है यानी जिस पार्टिकल के थ्रू हमारे पास न्यूक्लियर फोर्सेस मीडिएट करती है उसका जो मेस है वो हमारे पास इलेक्ट्रॉन की नियरली 200 टाइम्स इक्वल है। तो कुछ सालों बाद ऐसा वो एक पार्टिकल जो है कॉस्मिक रेज में ऑब्जर्व किया गया जिसका जो हमारे पास मेस था वो हमारे पास 273
टाइम्स ग्रेटर था इलेक्ट्रॉन के, जिसको फिर पयान्स का नाम दिया गया। और पयान्स हमारे पास 3 किस्म के, पॉजिटिव पयान, नेगेटिव पयान और एक न्यूट्रल पयान जिसको हम मीज़ान कहते हैं। और इनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो सम हाउ जितनी यानी अप्रॉक्सीमेटली जिस तरह युकावा ने प्रिडिक्ट की थी युकावा थ्योरीज में, तो उसकी प्रॉपर्टीज़ भी वैसी ही थी। तो उन पार्टिकल में पॉजिटिव पयान, नेगेटिव पयान और फिर जो न्यूट्रल है उसको मीज़ान कहते हैं। जो ऑप्शन हमारे पास डी है ये इसमें हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट हमारे पास है 85, द टनल इफेक्ट मेक्स पॉसिबल। तो मेक्स पॉसिबल ऑप्शन हमारे पास अल्फा डिको को पॉसिबल करता है हमारे पास टनल इफेक्ट। और टनल इफेक्ट में होता क्या है, जो हमारे पास लो एनर्जी पार्टिकल होते हैं वो हाई एनर्जी बैरियर को क्रॉस करते हैं, पार कर लेते हैं। सो टनल इफेक्ट जिस तरह हमारे पास अल्फा डिके में होता है। ऑप्शन हमारे पास ए इसमें करेक्ट है। हमारे पास है 86, a nucleus with an excess neutrons may decay radioactively with the emission of electron। हमारे पास जब भी न्यूक्लियस में एक्सेस हो न्यूट्रॉन्स की, तो वो हमारे पास नेगेटिव बीटा डिके के साथ न्यूक्लियस जो है वो चेंज हो जाता है प्रोटॉन में विद एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। सो ऑप्शन हमारे पास जो सी है ये हमारे पास इसमें करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट हमारे पास है 87, द फर्स्ट फेज ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शन इन्वॉल्व द फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड न्यूक्लियस। ऑप्शन बी इसमें हमारे पास करेक्ट है कि जब हमारे पास न्यूक्लियर रिएक्शन हो रहा होता है तो पहले हमारे पास ये कंपाउंड न्यूक्लियस है वो हमारे पास बनता है, फिर हमारे पास रिएक्टेंट्स जो भी बनते हैं वो हमारे पास होते हैं। तो ये जर्नल इक्वेशन से हमारे पास पहले कंपाउंड न्यूक्लियस बनता है। ऑप्शन बी हमारे पास करेक्ट है। नेक्स्ट हमारे पास है 88, one of the following elementary particle, the one that never decays in free space is protons। तो प्रोटॉन जो है हमारे पास बहुत ही ज़्यादा हमारे पास स्टेबल है और बहुत से हालांकि थ्योरी कहती हैं कि इनको डिके होना चाहिए फ्री स्पेस में, मगर ये नहीं होते, बहुत ही ज़्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी ये स्टेबल है। सो ऑप्शन जो सी है हमारे पास प्रोटॉन, ये हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है इसमें। नेक्स्ट हमारे पास है 89, अनस्टेबल एलिमेंट्री पार्टिकल हैवियर देन द प्रोटॉन इज कॉल्ड हाइप्रॉन्स। हाइप्रॉन जो है हमारे पास ये हैवी होता है प्रोटॉन से और ये हमारे पास बेरॉन्स होते हैं और इनका जो मैस है हमारे पास स्लाइटली प्रोटॉन से ज़्यादा होता है और इनमें ख़ास किस्म का क्वार्क्स होता है, स्ट्रैंड क्वार्क्स जिसको हम कहते हैं। तो ये ज़्यादातर न्यूट्रॉन स्टार्स जो होते हैं उसमें पाए जाते हैं। ऑप्शन डी हमारे पास इसमें करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट हमारे पास है 90, अ क्वांटिटी नॉट ऑलवेज कंजर्व इन डिके ऑफ एलिमेंट्री पार्टिकल एज स्ट्रेन नंबर। तो स्ट्रेन नंबर जो है हमारे पास हर डिके में ये कंजर्व नहीं रहते। स्ट्रेंजेस कंजर्वेशन इज नॉट एब्सोल्यूट, जनरली डू नॉट कंजर्व इन वीक इंटरेक्शन। स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन में तो हो जाते हैं मगर जो वीक इंटरेक्शन है उनमें ये कंजर्व नहीं होते। जो स्ट्रेंजेस नंबर है, जो ऑप्शन हमारे पास डी है, ये इसमें हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट हमारे पास है 91, द ग्रेड मूव क्लोजर टू द कैथोड विदाउट चेंजिंग एनीथिंग, द एम्प्लीफिकेशन फैक्टर ऑफ वॉल विल इंक्रीज। ऑप्शन ए हमारे पास इसमें करेक्ट है कि इंक्रीज, यानी अगर हम ग्रेड को क्लोज करें कैथोड रे को, जैसे CROs वगैरह में अगर हम करें तो हमारे पास एम्प्लीफिकेशन का जो फैक्टर होगा ऑफ वॉल ये हमारे पास इंक्रीज कर जाएगा। ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट हमारे पास है 92, on making great potential excessively negative plate resistance। ग्रेट पोटेंशियल को हम जितना नेगेटिव करते जाएंगे तो हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन की फ्लो है कैथोड से जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन आएंगे उनको ये हमारे पास फिर रोकेगी। जितना हम ज़्यादा करते जाएंगे, नेगेटिव करते जाएंगे पोटेंशियल को, हमारे पास उसको इतनी ज़्यादा हमारे पास इलेक्ट्रॉन रोकेगी। तो इसका मतलब क्या है कि हमारे पास जो ग्रेट पोटेंशियल को अगर हम एक्सेसिवली नेगेटिव करें तो हमारे पास जो रेजिस्टेंस है प्लेट की वो हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा आ जाएंगी। यानी मतलब क्या है कि हमारे पास जितनी ज़्यादा होगी तो वो जो रेजिस्टेंस है वो हमारे पास बिकम एक वक्त में इनफाइनाइट चली जाएगी। तो ऑप्शन बी हमारे पास इसमें करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट हमारे पास है 93, एम्पलीफायर मैक्सिमम वोल्टेज गेन इज ऑब्टेन्ड व्हेन लोड रेजिस्टेंस इज इक्वल टू इन्फिनिटी। सो एम्पलीफायर का हमारे पास जो फार्मूला है एम्पलीफिकेशन का, A इक्वल्स टू बीटा RC डिवाइड बाई RIE, कि अगर हम RC को जब हम लोड रेजिस्टेंस है उसको हम मैक्सिमम करते जाएं तो जो A है एम्पलीफिकेशन है वो भी हमारे पास मैक्सिमम यानी कि एक हद इन्फिनिट तक हो जाएगी। तो ऑप्शन जो B है ये हमारे पास इस लिहाज से करेक्ट ऑप्शन बनता है। नेक्स्ट हमारे पास है 94, द टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ अ सेमीकंडक्टर इज नेगेटिव। ऑप्शन सी हमारे पास करेक्ट है कि सेमीकंडक्टर मटेरियल का जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो उनका जो हमारे पास
रेजिस्टेंस है वो हमारे पास डिक्रीज हो जाती है। तो जो कोफिशिएंट ऑफ टेम्परेचर है वो हमारे पास नेगेटिव है, अल्फा इक्वल टू आर टी माइनस आर नॉट डिवाइड बाई आर नॉट डेल टी। सो ऑप्शन सी हमारे पास ये करेक्ट ऑप्शन है इसमें। नेक्स्ट 95 हमारे पास, फॉर रेक्टिफाइंग एक्शन वी यूज डायोड। तो डायोड को हम एज ए रेक्टिफिकेशन के प्रोसेस में यूज करते हैं एसी को डीसी में कन्वर्ट करने के लिए। ऑप्शन बी हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है। 96 है हमारे पास, एसी प्लेट रेजिस्टेंस ऑफ अ डायोड वॉल्व एट सैचुरेशन। अब सैचुरेशन में हमारे पास क्या होता है, कोई भी करंट फ्लो नहीं करता, यानी जो हमारे पास रेजिस्टेंस हो जाती है वो इनफाइनाइट हो जाती है, बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, इनफाइनाइट चली जाती है। सो कोई भी करंट हमारे पास फ्लो नहीं करता। ऑप्शन जो बी है हमारे पास इनफाइनाइट रेजिस्टेंस, ये हमारे पास करेक्ट है। नेक्स्ट हमारे पास है 97, LDR becomes essential when operational amplifier is used as। तो ये हमारे पास जो LDR है जनरली हम यूज करते हैं नाइट स्विचेस में। जो ऑप्शन हमारे पास डी है ये हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है इसमें। नेक्स्ट हमारे पास 98, विच इज नॉट द बेसिक ऑपरेशन ऑफ बूलियन अलजेब्रा। तो बूलियन अलजेब्रा में हमारे पास जो यस नाम का कोई भी हमारे पास ऑपरेशन नहीं होता, आर नॉट एंड ये हमारे पास होते हैं, यस नाम का कोई नहीं होता। ऑप्शन ए हमारे पास करेक्ट है। नेक्स्ट हमारे पास है 99, अ फॉरवर्ड बायस पीन जंक्शन प्रैक्टिकली ऑफर्स वेरी स्मॉल रेजिस्टेंस। फॉरवर्ड बायस में हमारे पास जंक्शन में हमारे पास करंट ज्यादा से ज्यादा फ्लो करता है और रेजिस्टेंस जो होती है वो हमारे पास कम से कम होती है, ठीक है। डिप्लीशन रीजन हमारे पास कम होता है, वेरी स्मॉल रेजिस्टेंस होती है। ऑप्शन बी हमारे पास करेक्ट है। लास्ट हमारे पास है एमसीक्यूज। सॉलिड स्टेट डिटेक्टर इज बेसिकली, तो सॉलिड स्टेट डिटेक्टर जो हमारे पास होता है ये पीएन जंक्शन होता है जिसको हम रिवर्स बायस में लगाते होते हैं, जिसकी मदद से डिफरेंट रेडिएशन को डिटेक्ट किया जाता है। सो ऑप्शन जो हमारे पास ए है ये हमारे पास रिवर्स बायस्ड पीएन जंक्शन करेक्ट है। तो ये था आज का हमारे पास पेपर, पीपीसी लेक्चरशिप 2015 का पेपर था। और अगर इसमें हम देखें तो हमारे पास ज़्यादातर जो एमसीक्यूज़ हैं वो हमारे पास इफिसी से आए हैं। इफिसी के अगर हम कंसेप्ट ठीक अच्छे करें तो हम ये पेपर हमारे लिए आसान हो जाता है। तो ज़्यादातर इसके जो कंसेप्ट हैं वो इफिसी लेवल के हैं। तो अगर ये आपको पीडीएफ में चाहिए तो बहुत जल्द मैं इसको अपने जो वेबसाइट है physicsLove02.blogspot.com पे अपलोड कर लूँगा। आप यहाँ से इसको पीडीएफ में भी डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा 2020 के या 2017 के पेपर की वीडियोस अगर आपने देखनी हो सोल्यूशन, कंप्लीट सोल्यूशन के, तो उनकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, आप वहाँ से देख सकते हैं, प्लेलिस्ट से भी देख सकते हैं। सो आज के लिए इतना काफ़ी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।